आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम डेटा वेयरहाउस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। यूनिट 1 का हम पूरा वन शॉट में सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर कैसे देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है और उसमें हम मैपिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में हम डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिर लास्टली हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीमाज होते हैं, जैसे डेटा क्यूब, स्टार, स्नोफ्लेक और फैक्ट कॉन्स्टिलेशन। तो ये सारे हम स्कीमास को बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समझते हैं सबसे पहले डेटा वेयरहाउस क्या होता है। डेटा वेयरहाउस एक लार्ज स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके उसको प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें कुछ, और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिसीज़न ले सकें। ठीक है। एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, कंपनी का डेटा गोडाउन होता है। समझ में आया? क्या होता है? कंपनी का डेटा गोडाउन, यानी कि वहाँ पे उस कंपनी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो उस गोडाउन के अंदर रखा होगा। ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस मतलब क्या? कंपनी का डेटा गोडाउन। समझ में आ गया? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इससे समझते हैं कि क्या है ये डेटा। A data warehouse is large storage system used to collect data from different sources and store it in a proper format for analysis and decision making। वही बताया मैंने कि डेटा वेयरहाउस एक लार्ज स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके उसको प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिसीज़न ले सकें। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहला, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब डेटा किसी एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करता है। डेटा किसी एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करता है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करता है। कैसे? जैसे मानिए कोई सेल्स हो रही है या स्टूडेंट्स के का डेटा है कुछ, या फिर कस्टमर का डेटा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वर्क कर रहा होगा? किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर ये इंटीग्रेटेड होती है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या है? अलग अलग सोर्सेज का डेटा कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से हम क्या करते हैं, डेटा को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब क्या होता है? ये हिस्टोरिकल डेटा को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे पिछले मंथ क्या हुआ, पिछले मंथ की सेल कितनी रही। ठीक है। पिछले साल कितना डेटा स्टोर किया गया। समझ में आ गया होगा? तो ये टाइम वेरिएंट होता है। फिर उसके बाद में ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या? एक बार डेटा अगर स्टोर्ड हो गया, यानी वंस स्टोर, एक बार अगर डेटा स्टोर हो गया तो बार बार अपडेट या डिलीट नहीं होता। बस एक बार डेटा को हमने क्या कर दिया, अगर स्टोर कर दिया, तो वो डेटा बार बार क्या नहीं हो सकता, उसको अपडेट नहीं कर सकते हम, बार बार डिलीट नहीं कर सकते हम। ज़्यादातर हम इसके अंदर डेटा वेयरहाउस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं बस। समझ में आ गया? तो ये था हमारा नॉन वॉलेटाइल। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, डेटा वेयरहाउस के कुछ कंपोनेंट्स। डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, समझिएगा। सबसे पहला तो डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज यानी क्या, हम कहाँ कहाँ से रॉ डेटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है। तो वो होता है हमारा डेटा सोर्सेज। जैसे क्या, ऑपरेशनल डेटाबेसेस, फाइल्स, वेबसाइट्स, ये सारी क्या हैं, आपके सोर्सेज हैं कि आपको डेटा कहाँ कहाँ से मिल रहा है। दीज सोर्सेज प्रोवाइड्स रॉ डेटा। ये सारे सोर्सेज आपको क्या देते हैं, कुछ रॉ डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट। फिर दूसरा आता है हमारा क्या, ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल प्रोसेस क्या होता है? इसका सिंपली मीन्स क्या होता है कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और लोड कर रहे हो। ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सोर्सेज से डेटा निकालना।
और ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, डेटा क्लीन करना और उसको कन्वर्ट करना, ठीक। फिर लोड का मतलब क्या होता है, डेटा में स्टोर करना, यानी जो डेटा है हमारा वो डेटा वेयरहाउस में कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना उस डेटा को, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ठीक है। फिर हमारा आता है स्टैगिंग एरिया। स्टैगिंग एरिया क्या होता है, ये एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ डेटा क्लीन इंटीग्रेट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ डेटा को क्लीन और इंटीग्रेट किया जाता है। आया समझ में, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा स्टैगिंग एरिया। फिर चौथा कंपोनेंट आता है हमारा क्या, डेटा वेयरहाउस, डेटाबेस। अब इसके बारे में आप लोगों को बहुत मतलब पहले से ही पता होगा कि एक ये क्या होता है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जहाँ फाइनल डेटा स्टोर होता है। मतलब सब कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके, लोड करके हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी यानी अपने डेटाबेस में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ कंपोनेंट्स और देखते हैं। तो अब आता है हमारा मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या होता है, मेटा डेटा का मतलब होता है कि डेटा के बारे में, डेटा यानी कोई डेटा होगा उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना। आया समझ में, जैसे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल एक है डेटा, टेबल एक डेटा है और हम उसका क्या दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में भी बता रहे हैं, यानी कि हमने टेबल के बारे में और बताया। आ रही बात समझ में कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस टेबल के अंदर सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उस डेटा का मीन्स क्या है, मतलब वो जो डेटा आया है उसको, उसका मतलब क्या है। आ गया समझ में। तो ये होता है मेटा डेटा। तो देखिए, डेटा अबाउट डेटा दैट डिस्क्राइब्स द डेटा वेयर हाउस, जो कि क्या करता है, डेटा वेयर हाउस को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग द डेटा वेयर हाउस। मतलब क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने में, मेंटेन करने में और मैनेज करने में, किसको, डेटा वेयर हाउस को। आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है ओलैप सर्वर। ओलैप सर्वर मतलब क्या होता है, ओलैप सर्वर इज़ यूज फॉर फास्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। ओलैप सर्वर का मतलब क्या होता है, ओलैप सर्वर फास्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। आया समझ में, ठीक है। फिर क्या, फिर आता है हमारा क्या, फ्रंट एंड टूल्स। फ्रंट एंड टूल्स मतलब क्या, जैसे रिपोर्टिंग टूल, डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन होता है जो, मतलब ये जो रिपोर्टिंग है, डैशबोर्ड है, विजुअलाइजेशन है, ये एक तरह के क्या हैं, ये हमारे टूल्स हैं। ये सब भी यूज़ किए जाते हैं हमारे किस में, डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स थे बेसिकली। तो 7 तरह के हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर, फ्लो कैसा होता है उस डेटा वेयर हाउस का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेटा सोर्सेज के बारे में। तो डेटा सोर्सेज क्या क्या थे कि ऑपरेशनल डेटाबेसेस, फाइल्स, वेबसाइट्स, यहाँ से हमारा डेटा क्या हो रहा था, आ रहा था, ठीक है। फिर हम ईटीएल प्रोसेस पढ़ा था। क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डेटा हमारा इस सोर्सेज से आ रहा है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोड करते हैं, ठीक है। फिर वो चीज़ कहाँ जाती है, स्टैगिंग एरिया के पास जाती है, जहाँ हम क्या करते हैं, टेम्परेरी, बेसिकली हमारा क्या होता है, वो एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ डेटा को क्लीन किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया था, एक्सट्रैक्ट कर लिया था, ट्रांसफॉर्म कर लिया था, फिर हमने लोड कर दिया था, बट उसको इंटीग्रेट करके और क्लीन करके तब हम क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस के अंदर डालते हैं, स्टोर करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फिर क्या होता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो यानी कि क्या, हमारा डेटा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस है, तो ये डेटा वेयर हाउस मान लीजिए एक डेटा है, यानी हमें पता है इसके बारे में कि ये होता क्या है। अब उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देना कि वो डेटा वेयर हाउस कैसा है, कितना बड़ा है, वो कितनी चीज़ें स्टोर कर रखा है, तो ये समझिए। इसी वजह से ये मेटा डेटा जो है वो आपका इतने उसमें दे रखा है और इसी के अंदर ही आपका क्या आ रहा है, डेटा वेयर हाउस आ रहा है। यानी कि मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा के बारे में डेटा बताना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर क्या होता है,
फिर यहाँ पर आता है ओलैप सर्वर। ओलैप सर्वर के बारे में बताया था मैंने कि ये फास्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हेल्प करता है ये, ठीक है। ओलैप सर्वर में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्वेरी को रन करते हैं। क्वेरी जब रन करते हैं तो हम उसमें डेटा वेयर हाउस का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये आपको डायरेक्शन, ये क्या दिख रहा है, ये एक बाई डायरेक्शनल दिख रहा है, यानी कि ओलैप सर्वर क्वेरी करता है और डेटा लेता है डेटा वेयर हाउस से, और डेटा वेयर हाउस क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स देता है यानी डेटा देता है। इस वजह से ये क्या है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल दे रखा है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या होता है आप समझिएगा, यहाँ पर फिर ये फ्रंट एंड टूल से बाई डायरेक्शनल में, यानी कि जो क्वेरी आपने रन करी है वो क्वेरी का कुछ विजुअलाइजेशन आएगा, यानी कि कुछ ग्राफ्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो वो ग्राफ वगैरह जो बनेंगे वो बेसिकली इसकी क्वेरी से बनेंगे ना। तो जब इसने क्वेरी किया तो वो क्या हुआ, वहाँ पे ग्राफ वगैरह बने, आया समझ में। इस वजह से यहाँ पर भी बाई डायरेक्शनल दे रखा है। फिर समझिए, फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ग्राफ्स वगैरह बन जाते हैं या जो भी क्वेरी रन करी होती है, तो वो यूज़र के मॉनिटर पे मान लीजिए वो क्या होता है, शो होने लगता है। समझ में आ गया होगा। ये पूरा एक कंपोनेंट का आर्किटेक्चर था, ठीक है। कैसे कैसे फ्लो हो रहा है डेटा वेयरहाउस के अंदर, कैसे डेटा जा रहा है, आ गया होगा आपको समझ में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर क्या है बेसिकली, इस टॉपिक के अंदर मैपिंग द डेटा वेयरहाउस टू मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब देखिए ये क्या होता है, डेटा वेयरहाउस में डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिंगल प्रोसेसर स्लो पड़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं, फास्टर क्वेरी प्रोसेस, ठीक है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है और लार्ज वॉल्यूम डेटा हैंडलिंग की जाती है। आ गया होगा समझ में आपको ये सब, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके मैपिंग के अंदर, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, डेटा वेयरहाउस होता है एक, ठीक है, जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। डेटा पार्टीशनिंग, डिवाइड डेटा इनटू स्मॉलर चंक्स फॉर प्रोसेसर। ये क्या करता है, पार्टीशन कर देता है, उस डेटा को पार्टीशन करके क्या कर देता है, स्मॉलर चंक्स में तोड़ देता है, ताकि वो क्या कर सके, प्रोसेस कर सके उस चीज़ को। फिर प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर्स में ईच हैंडल्स आर डेटा पार्टीशंस। जो भी आपने पार्टीशन, अभी डेटा को आपने क्या किया था, स्मॉलर चंक्स में तोड़ दिया था। अब वो स्मॉलर चंक्स क्या होंगे, वो डेटा होगा हमारा, अब उसको प्रोसेस करना, वो प्रोसेस करना कौन काम करता है, प्रोसेसर, ठीक है। फिर लोकल मेमोरी, ये क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है। वो जो प्रोसेसर का डेटा हमारा आया होता है, उस प्रोसेसर के डेटा को टेम्परेरली स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी। ग्लोबल क्या करता है, ये बेसिकली पूरा काम करता है ये कम्युनिकेशन का। डायग्राम दिखाऊंगा तो उसमें प्रोसेसर्स पैरेलली लगे होते हैं, तो उन प्रोसेसर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या करते हैं, ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए, पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंट्रोल्स टास्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोड बैलेंसिंग। ये क्या करता है, ये टास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और लोड को बैलेंस करता है ये, ठीक है। मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है और लोड बैलेंस को, मतलब लोड को बैलेंस करता है बेसिकली। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या होता है समझिए, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। सबसे पहला इसका टाइप होता है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसमें समझिए क्या होता है, इसमें सारे प्रोसेसर एक ही मेन मेमोरी शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है, और कम्युनिकेशन इसका फास्ट होता है, और इस ये स्मॉल टू मीडियम सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। समझ में आ गया। अब कैसे, ये चीज़ समझाता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ये आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, एक इंटर कनेक्शन नेटवर्क है,
और इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी, ये जो मेमोरी है मैंने आपको पीछे बताया था कि ये क्या करती है, ये अलग अलग प्रोसेसर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ये वाली मेमोरी क्या करती है, इन प्रोसेसर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसको क्या करना है, कुछ इस प्रोसेसर को कुछ रिक्वेस्ट करना है इस वाले प्रोसेसर से, तो क्या होगा कि जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो इस ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी के थ्रू वो कम्युनिकेशन डन होगा और वापस इस प्रोसेसर को जब रिस्पांस देना होगा तो वापस वो रिस्पांस इसी मेमोरी के थ्रू ही देगा। आ गया समझ में? तो ये था हमारा क्या, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसमें एक ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी होती है जो आपस में कम्युनिकेशन, इन प्रोसेसर के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब देखिए ये तो एक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप आता है हमारा क्या, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर। शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें हर प्रोसेसर के पास अपनी लोकल मेमोरी होती है, ठीक है, लेकिन डिस्क इसमें कॉमन होती है। क्लियर हो गया? अब ये मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली क्लस्टर सिस्टम में यूज़ होता है ये। क्लियर है? जैसे क्लस्टर्स में हम लोग तोड़ते नहीं थे, मतलब हम क्या करते थे, एक डेटा को मल्टीपल क्लस्टर्स में हम तोड़ देते थे, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है बेसिकली ज़्यादा। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा आर्किटेक्चर है। अब देखिए इसके अंदर भी देखिए मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, लोकल मेमोरी लगी हुई है और एक ग्लोबल शेयर्ड डिस्क। मैंने बताया इसके अंदर क्या यूज़ होता है, एक डिस्क होती है जो कॉमन होती है सारे प्रोसेसर्स के लिए, ठीक। तो देखिए अब इसमें जब कम्युनिकेशन इसको करना होगा तो देखिए ये प्रोसेसर को कम्युनिकेशन करना होगा तो इस प्रोसेसर के पास भी लोकल मेमोरी है, इसके पास भी लोकल मेमोरी है और इसके पास भी लोकल मेमोरी है, ठीक है। लेकिन इस वाले डिस्क से ये क्या है, कनेक्टेड हैं और ये डिस्क कॉमन है इन सारे प्रोसेसर्स के लिए, ठीक। तो क्या होता है कि जब इनको कम्युनिकेशन करना होता है तो वही काम होता है, बेसिकली सेम होता है, बस इसमें बीच में एक लोकल मेमोरी हो जाती है, आ जाती है कि वो क्या कर सके, नॉर्मल डेटा है उसको हम क्या कर सकें, स्टोर कर सके टेम्परेरली, ठीक है, ताकि उसको बाद में हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर। क्लियर हो गया होगा? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर की तरफ, जो कि है हमारा क्या, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इन ये देखिए ये क्या होता है, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें हर प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी और अपनी डिस्क होती है। इनके पास इस वाले शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें हर प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी होती है और अपनी डिस्क होती है। तो देखिए यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसमें देखिए इस वाले प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी है, ठीक है, इसके पास खुद की मेमोरी है और इसके पास खुद की मेमोरी है। अच्छा, इसमें कुछ भी शेयर नहीं होता है, आ गया समझ में? कोई कुछ भी शेयर नहीं किया जाता है। ये लार्ज डेटा वेयरहाउस के लिए बेस्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े डेटा वेयरहाउस के अंदर सबसे ज़्यादा इसी आर्किटेक्चर का यूज़ होता है। क्लियर है? अब इसमें प्रोसेसर इंटर कनेक्शन नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है, यानी कि अंदर ही अंदर ये क्या करता है, इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है और इस प्रोसेस ये वाला प्रोसेसर उसको क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। आ गया समझ में? तो ये था हमारा क्या, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। क्लियर हो गया होगा? अब चलते हैं आगे। अब हमारा चौथा टॉपिक है डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ बेसिस बनाए हैं यहाँ पर और उसमें कुछ डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस के बीच में डिफरेंसेस दिए हैं, तो हमने उसके लिए कुछ ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले आप इसकी ट्रिक को देख लीजिए ताकि वो याद हो जाए। मतलब देखिए बेसिकली मुझे AKTU के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है कि आप इसको ईज़िली लिख पाओ। हमको पूरा डिफरेंस याद हो जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं कुछ पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स हम इस वजह से भूल जाते हैं क्योंकि वो मैशअप होने लगता है, ठीक है। तो हमने उसको तैयार करने के लिए कुछ ट्रिक दे रखी है। क्या? देखिए, प्लीज़ डोंट ओपन ओल्ड स्कूल क्वेश्चन ईजली, ठीक है। तो ये एक तरह की मतलब शॉर्ट स्टोरी मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी में क्या बता रखा है कि प्लीज़ डोंट ओपन ओल्ड स्कूल क्वेश्चन ईजिली। तो प्लीज़ से ये जो पी आ रहा है, ये पी का मतलब क्या है, पर्पस क्या है उसका, डी से डेटा क्या है, ओ से ऑपरेशन क्या है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्कूल के एस से ये जो आ रहा है उसका मतलब स्टोरेज,
क्वेश्चन का क्यू से मतलब क्वेरी, ई से एग्जाम्पल। क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके वो देख लेते हैं हम लोग, बेसिस देख लेते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहला क्या था, प्लीज़। प्लीज़ मतलब पर्पस। तो पर्पस क्या है, ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है इसका। क्लियर है। अब ये वाला जो होता है ये ओ में वर्क करता है, और ये किस में वर्क करता है, ओ में वर्क करता है। क्लियर है। अब इसका डेटा जो होता है वो डेटा कैसा होता है, करंट डेटा होता है और लाइव डेटा होता है। यानी अभी जो तुरंत जो भी डेटा आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली रखते हैं डेटाबेस के अंदर। और डेटा वेयरहाउस के अंदर क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है। हिस्टोरिकल बोलें या एग्रीगेटेड बोलें। क्लियर हो गया। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, अब समझिए आगे। ऑपरेशन, इसके अंदर ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम रीड और क्वेरी कर सकते हैं इसके अंदर। मोस्टली यही किया जाता है। इंसर्ट अपडेट डिलीट तो करते ही हैं, बट मोस्टली रीड करने के लिए काम होता है। ठीक है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों है कि ये मतलब मोस्टली इसमें रीड और क्वेरी ही क्यों करते हैं, क्योंकि याद करिए मैंने अभी बिल्कुल शुरू में ही बताया था। यहाँ पर आपको देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है। एक बार अगर स्टोर कर दिया तो हम उसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं बार बार। क्लियर है। इस वजह से डेटा वेयरहाउस के अंदर यहाँ पे ये जो डिफरेंस दे रखा है, इस डिफरेंस में क्या बताया गया है कि मोस्टली हम रीड और क्वेरी करते हैं इसके अंदर। क्लियर है। फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नॉर्मलाइज टेबल्स में होता है बेसिकली। इसका हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, टेबल्स में करते हैं, और इसको मल्टी डायमेंशनल टेबल्स में करते हैं। ये नॉर्मल टेबल्स में इसको स्टोर कर सकते हैं इसके डेटा को, और इसका डेटा जो भी होता है वो नॉर्मलाइज टेबल्स में होता है, और इसका डेटा किस में होता है, मल्टी डायमेंशनल टेबल में होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टोरेज साइज क्या होता है इसका, ये रिलेटिवली स्मॉलर होता है डेटा वेयर हाउस से। यानी कि ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा होता है, लेकिन रिलेटिवली डेटा वेयर हाउस से ये छोटा होता है। ठीक है। और डेटा वेयर हाउस तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है, तो ये लार्ज होता है। में स्टोर ईयर्स ऑफ डेटा, यानी कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है इजिली। क्लियर है। फिर इसकी क्वेरी टाइप क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ट्रांजैक्शनल क्वेरी होती है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। ठीक। और इसके अंदर क्या होती है, ये एनालिटिकल क्वेरी होती है इसकी। क्यों ऐसा क्यों है कि ये ट्रांजैक्शनल क्वेरी और ये एनालिटिकल क्वेरी है, देखिए समझिए। हमने बताया ना कि डे टू डे ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए जाते हैं और इसके अंदर डिसीजन मेकिंग या फिर एनालिसिस की जाती है। तो क्वेरी जो होगी डे टू डे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, यानी मुझे कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है, कुछ डिलीट करनी है, कुछ अपडेट करना है, तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शनल क्वेरी होती है इसमें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है हमको किससे, डेटा वेयरहाउस से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा पे वर्क करना होता है। इस वजह से ये क्या है, एनालिटिकल क्वेरी परफॉर्म करता है। अब देखिए फिर एग्जाम्पल क्या है, एटीएम ट्रांजैक्शन डेटाबेस। तो एटीएम ट्रांजैक्शन डेटाबेस का मतलब क्या, हम क्या करते हैं एटीएम में जैसे हम पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं समझ लीजिए हम। क्लियर है। अब एम्प्लॉय डेटाबेस है, एम्प्लॉय डेटाबेस में उस कोई मान लीजिए नया एम्प्लॉय आया तो उसको हम क्या करते हैं, उसका नेम नोट कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, डेटाबेस। और डेटा वेयरहाउस में क्या, हमारा सेल्स क्या रही, पिछले साल से अभी तक की हमारी सेल्स क्या रही, तो वो डेटा वेयरहाउस के अंदर उसके डेटा को स्टोर किया जाता है। फिर बैंकिंग डेटा वेयरहाउस, बैंकिंग में अब देखिए बैंकिंग में बहुत साल से लोग क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं या अपने अकाउंट खुलवाते हैं। तो वो जो अकाउंट की डिटेल्स हैं और जो भी चीज़ है वो हमारा किसके अंदर आता है, बैंक डेटा वेयरहाउस के अंदर आता है, बैंकिंग डेटा वेयरहाउस के अंदर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। तो एक बार ये वाली मतलब फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए ट्रिक जो बताई थी मैंने, प्लीज़ डोंट ओपन ओल्ड स्कूल क्वेश्चन ईजली। तो प्लीज़ का मतलब पर्पस, डोंट का मतलब डेटा, ओपन का मतलब ऑपरेशन, ओल्ड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का मतलब स्टोरेज,
क्वेश्चन का मतलब क्वेरी, ईजिली का मतलब एग्जाम्पल। तो बस ये वाली स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए रट लेनी है एक तरह से, ताकि आपको ये पर्पस, इसके बेसिस याद हो जाएंगे। अगर ये याद हो जाते हैं ना तो फिर इजी होता है डिफरेंस लिखना, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली समझिए, एनालिसिस डेटा फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव डायमेंशंस। यानी क्या, हम अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है, यानी अलग अलग डायमेंशन से। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या होता है। अब हम इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे, जैसे बेसिकली पहला डेटा क्यूब्स है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब डेटा क्यूब्स क्या होता है। A data cube is a multi-dimensional data structure used in a data warehouse to store and analyze डेटा फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब देखिए, डेटा क्यूब क्या होता है। डेटा क्यूब एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। क्लियर है। तो कैसे, अब समझिए, यहाँ पर ये अलाउ करता है यूज़र को, या वो क्या कर सके, डेटा को देख सके डायमेंशन से और मेजर्स से। डायमेंशंस का मतलब क्या, डायमेंशन मतलब डिफरेंट वेज टू एनालाइज डेटा। ये डिफरेंट वेज होते हैं, क्लियर है, डिफरेंट वेज होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। क्या क्या, टाइम, प्रोडक्ट और लोकेशन। ठीक है, हम इस वेज से, मतलब या तो हम टाइम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैसा रहा हम उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं, या लोकेशन क्या है उस पर्टिकुलर जो भी डेटा है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, कैसे हम एनालाइज करें, डिफरेंट वेज क्या हैं। अब कुछ मेजर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी क्या सेल रही हमारा, क्या प्रॉफिट रहा, उसकी क्वांटिटी क्या थी। तो ये हो गया हमारा मेजर्स। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑपरेशंस हैं इसमें, ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस और पाइवेट। रोल अप का मतलब क्या होता है, हम डेटा को समराइज करते हैं। समराइज का मतलब छोटे छोटे डेटा को क्या कर देना, एक कर देना। ठीक है, तो देखिए जैसे डेज थे, डेज को हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, मंथ डे वाइज हो रही है, 1 2 3 4, यहाँ पे डेज हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मंथ में तोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत बड़ी टेबल होगी ना ये, तो इस बड़ी सी टेबल को हम मंथ वाइज तो वो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, आया समझ में। अब मुझे इसमें भी नहीं देखना है तो मैं क्या करूँ, इसको और कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ईयर वाइज देखने लग गया, 2024 2025, आया समझ में। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी डेटा को रोल अप करके यानी डेटा को समराइज कर देते हैं। ठीक है, फिर ड्रिल डाउन का मतलब क्या, हम उस पर्टिकुलर, जो अभी हम लोगों ने क्या किया था, समराइज किया था ना, यानी कि छोटे छोटे डेटा को बड़े बड़े उसमें कर दिया था। अब क्या करें, उसी बड़े फॉर्म को हम छोटे में कर दें, यानी ईयर था, ईयर को मंथ में कर दें, मंथ को डे में कर दें। ये हो गया हमारा ड्रिल डाउन। फिर स्लाइस का मतलब क्या होता है, फिक्स वन डायमेंशन, यानी कि हम क्या करते हैं, एक डायमेंशन को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, स्लाइस हो गया। फिर पिवेट होता है। पिवेट का मतलब क्या होता है, चेंज डेटा व्यू और एक्सेस, यानी ठीक है। तो ये थे हमारे ऑपरेशंस। अब इसके कुछ एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। सेल्स को क्या करना है, एनालाइज करना है, किस किस पर्सपेक्टिव से, टाइम, प्रोडक्ट एंड लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए इसमें डायमेंशंस में हम क्या कर देते हैं, क्यूब बनाते हैं। 3D डायमेंशन होता नहीं है कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है ना। तो इन एक्सिस में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने कोई भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, कोई भी डेटा को, कोई, अब हमारी सेल्स है जैसे, इसको मुझे एनालाइज करना है तो मुझे अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया। ठीक है, इस क्यूब को हम डेटा क्यूब बोलते हैं। क्लियर है। तो इसमें जो डायमेंशंस होती हैं उसमें देखिए, जो एक्स डायमेंशन है, एक्स डायमेंशन में टाइम ले लिया हमने, जैसे ये एक्स डायमेंशन थी तो हमने इसमें टाइम ले लिया।
क्लियर है। वाई डायमेंशन में हमने प्रोडक्ट ले लिया और जेड डायमेंशन में हमने क्या ले लिया, लोकेशन ले ली। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे ये फोर ब्लॉक का एक क्यूब बनाया है, ठीक है। तो देखिए इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पर देखिए ये एक्सिस है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये वाली हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और इधर की तरफ यानी कि जेड एक्सिस की तरफ हमारा क्या हो गई, लोकेशन हो गई। देखिए क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये जो हमारा ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर इस वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो फ्रंट वाला जो भी फेस होता है, फ्रंट फेस, उसमें एक्स एक्सिस का जो भी डेटा होता है यानी टाइम जो होता है, अब मैंने बोला ना यहाँ पर कि एक्स एक्सिस में, एक्स डायमेंशन में हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। तो एक्स डायमेंशन में जो टाइम होगा वो हमारा कहाँ पर आएगा, फ्रंट फेस पर, इस जगह। और ऊपर वाले फेस पर क्या आएगा, ये जो प्रोडक्ट का टाइप है वो प्रोडक्ट का टाइप हमें उसका वैल्यू कहाँ दिखेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो लोकेशन होगी, लोकेशन कहाँ, इसके उधर वाले फेस पर, यानी कि जो यहाँ पर फेस होगा इसके पीछे की तरफ, वहाँ पे उसकी लोकेशन शो होगी। तो ऐसे ही अलग अलग बॉक्सेस पे अलग अलग डायमेंशंस वगैरह दिखती हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, डेटा क्यूब। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टार स्कीमा की तरफ। स्टार स्कीमा क्या होता है बेसिकली, समझिए। स्टार स्कीमा में एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है जो मल्टीपल डायमेंशन टेबल से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। क्लियर है। फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होती है, फैक्ट टेबल मतलब कंटेन्स न्यूमेरिकल मेजर्स, अभी मैंने मेजर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो वही समझिए कि ये क्या करती है, न्यूमेरिकल मेजर्स को क्या करती है, कंटेन करती है। जैसे सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, क्वांटिटी क्या है ऑफ, इसके अंदर एक और ख़ास बात, इसके अंदर फॉरेन कीज़ भी होती हैं। फॉरेन कीज़ आपको पता होगा, ठीक है। अब डायमेंशन टेबल देखिए क्या होता है। डायमेंशन टेबल क्या करती है, कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे टाइम एट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, लोकेशन है, ठीक है। इन सबको क्या करती है, कंटेन करके रखती है। अब समझिए, ये तो क्लियर हो गया। अब स्टार स्कीमा जो होता है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्टार स्कीमा को रिप्रेजेंट करते हैं हम, बीच में तो फैक्ट टेबल हो गई हमारी। अब ये फैक्ट टेबल मल्टीपल डायमेंशन टेबल से क्या होती है, ये कनेक्ट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टार जैसा एक शेप बन के आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा हमारा स्टार होता है। तो ऐसा देखिए शेप बन के आ रहा है इसका, तो यही इसी वजह से इसका नाम हमारा क्या पड़ा है, स्टार स्कीमा। क्लियर हो गया। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट सेल का स्टार स्कीमा बनाना है, प्रोडक्ट सेल का। तो देखिए मैंने इसके बारे में क्या बताया था आपको कि इसके अंदर एक फैक्ट टेबल होती है। तो ये हमारी ये फैक्ट टेबल हो गई, ठीक है। और ये जो ये वाली हैं ये सारी हमारी क्या है, डायमेंशंस टेबल है। तो मैंने फैक्ट टेबल में क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट टेबल क्या कंटेन करती है, कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स को कंटेन करती है, लाइक प्रॉफिट, क्वांटिटी और फॉरेन कीज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स को कंटेन करिए, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ये फॉरेन की कंटेन कर रखी है कि नहीं, यानी कि ये फॉरेन कीज़, टाइम आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी और लोकेशन आईडी, ये हमने देखिए यहाँ पे फॉरेन की ले रखी हैं, ठीक है। ये हमारी फॉरेन कीज़ जो हैं वो देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस वाले टेबल को, ये टाइम आईडी थी, ये फॉरेन की इस वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट आईडी इस वाले टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, कस्टमर आईडी इस वाले टेबल को और लोकेशन आईडी इस वाले टेबल को। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो भी हमारी फैक्ट टेबल है उसमें जो फॉरेन कीज़ हैं वो हर एक डायमेंशन टेबल के प्राइमरी की या इसको डायमेंशन टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा डायमेंशन टेबल, ये वाले, और ये हो गया फैक्ट टेबल। तो ये स्टार स्कीमा ऐसे वर्क करता है, या ऐसा है स्टार स्कीमा का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्या, स्नोफ्लेक स्कीमा। देखिए स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा इज अ डेटा वेयरहाउस डिज़ाइन इन विच द फैक्ट टेबल इज कनेक्टेड टू डायमेंशन टेबल्स। यानी क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा स्टार स्कीमा का ही एडवांस वर्जन है, पहली चीज़ तो। और इसमें जो डायमेंशन टेबल होते हैं
डायमेंशन टेबल को और भी सब डायमेंशन टेबल में डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। यानी वो जो अभी हमने डायमेंशन टेबल पढ़ी थी, ठीक है, वो जो डायमेंशन टेबल थी वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है सब डायमेंशन टेबल में, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली तीन टेबल्स होती हैं, एक फैक्ट टेबल, एक डायमेंशन टेबल और एक सब डायमेंशन टेबल। तो देखिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट, अब खुद देखिए स्नोफ्लेक कैसा होता है, स्नोफ्लेक दिखने में कैसा होता है, ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। स्नोफ्लेक स्कीमा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए फैक्ट टेबल है, इसमें कुछ डायमेंशन टेबल्स हैं, ठीक है। यही डायमेंशन टेबल को और फर्दर डिवाइड कर दिया गया सब डायमेंशन टेबल में, देखिए है। अब किसी किसी में सब डायमेंशन टेबल हो भी सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है, किसी में एक हो सकती है, किसी में दो हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में होनी ही चाहिए या फिर सब में एक ही होनी चाहिए, सब में दो ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, इस एग्ज़ाम्पल में हमने ब्रांच की कुछ डिटेल, मतलब कोई प्रोडक्ट है वो किस ब्रांच से आया है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ये क्या है, ये फैक्ट टेबल है, ठीक है, फॉरेन कीज़ है हमारी, और ये फॉरेन कीज़ अलग अलग टेबल्स को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो हमारी वो है डायमेंशन टेबल है, ये डायमेंशन टेबल सब डायमेंशन टेबल में देखिए टूटी हुई है। तो यहाँ पर अब ये वाली इस वाली के लिए क्या बन गई, फॉरेन की बन गई, ये वाली की जो है ये की इस वाली टेबल के लिए क्या बन गई, फॉरेन की। और ये वाली की देखिए, ये वाली की इस वाली टेबल के लिए क्या बन गई, फॉरेन की। तो ये अब ये सब डायमेंशन टेबल में देखिए टूट गई, ये एक एक डायमेंशन टेबल थी, ये सब डायमेंशन में देखिए टूट गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्या एग्जाम्पल था हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा क्या बोलता है, समझिए। फैक्ट कॉन्स्टिलेशन को हम बेसिकली क्या गैलेक्सी स्कीमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होती हैं और वो कॉमन डायमेंशन टेबल को क्या कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। मतलब एक तरह से अगर बोला जाए तो ये स्टार और स्नोफ्लेक का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ नहीं, ठीक है। स्टार और किसका जो हमारा स्नोफ्लेक पढ़ा था हमने उसका बस एक तरह का कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। तो देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, देखिए एक फैक्ट टेबल है, यहाँ पर ये फैक्ट टेबल है, तो मल्टीपल फैक्ट टेबल्स क्या कर रही हैं, कुछ कॉमन डायमेंशन टेबल्स को शेयर कर रही हैं, क्लियर है, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखिए इसका कुछ एग्जांपल ले रखा है। इसमें एग्जांपल क्या है, एक हमने स्टूडेंट का फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा बनाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक हमारा क्या है फैक्ट टेबल है, ये हमारा एक फैक्ट टेबल है। तो इस कॉमन डायमेंशंस को इन फैक्ट टेबल ने शेयर कर रखा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें आप देख रहे होंगे ये प्लेसमेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट का टेबल है, वर्कशॉप का टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल्स हैं, यहाँ पे जो रोल नंबर है ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी आईडी ये फॉरेन की है, ये इस वाले डायमेंशन टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक टीपीओ आईडी है, ये टीपीओ आईडी इस वाले टेबल को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ये था हमारा क्या एक एग्जाम्पल था हमारा क्या फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा का। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा। तो आज के हमारे सारे टॉपिक्स हमारे वन शॉट में कवर हो चुके हैं यूनिट 1 के। तो थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। और यूनिट 1 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे चैनल पे। अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।